गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, जल्दी से अपना अपना कंफर्मेशन दीजिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धोलेड़ा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम एससीईआरटी हरियाणा की तरफ से और जो अवंती है उनकी तरफ से चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम नीव, उसके अंतर्गत आज हम कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका शीर्षक है लाइट, रिफ्लेक्शन एवं रिफ्रैक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। आप लोगों की प्रॉब्लम्स होंगी और सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश करूँगा। ये जो आज की क्लास है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आपको इस क्लास में बिल्कुल अंत तक जुड़े रहना है। आपको अगर कोई आवश्यक कार्य भी है तो आप कोशिश कीजिए कि आप क्लास लेने के बाद करें। चलिए, इसके साथ एक बात और भी ध्यान रखें कि आप तो क्लास ले ही रहे हैं, साथ में जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, चाहे वो कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनसे भी आप बोलिए कि वो भी क्लास ज्वाइन करें। आप उनके पास लिंक भेज सकते हैं। लिंक आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, स्क्रीन पर भी फ्लैश कर रहा है और आपके ग्रुप में भी शेयर किया गया है। चलिए, क्योंकि बिल्कुल राइट टाइम जो क्लास का आपका होता है 7 PM वो हो चुका है, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गुड इवनिंग। आशा है कि आप सभी अपने अपने घर पे अच्छे प्रकार से होंगे। काफ़ी गर्मी हो रही है, तो आप गर्मी का ध्यान रखिए और गर्मी में अपना बचाव करके रखिए, है ना? और छुट्टियां हैं तो छुट्टियों का पूरा आनंद लीजिए। चलिए, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम मूव करते हैं अपने आज की इस वीडियो की तरफ। चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट, जिसका शीर्षक है परावर्तन एवं अपवर्तन, अर्थात रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप इसके बारे में पहले ही आपके लिए जो प्लायोज शेयर किए गए थे, आप उसमें सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मे भी हो सकता है कि आप अपनी क्लास में भी इसके बारे में पढ़ पाए हों। यदि किसी बच्चे ने अभी तक अपनी क्लास प्लायो वाली नहीं ली है या प्लायोज को नहीं देखा है, तो उनको अवश्य देखिएगा। आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स है वहाँ से शॉर्ट आउट होती हैं। चलिए, फिर भी हम यहाँ पर उन प्लायोज के आधार पे, उन क्लासेस के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और आपके जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको भी यहाँ पर लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला काम, आपको अपने दोस्तों को अवगत कराइए कि क्लास शुरू हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, सैटरडे का दिन है, मीन्स क्लास का दिन है। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए भी हैं, लगभग अभी 51 बच्चे जो हैं वहाँ पर क्लास में मौजूद हैं। और बहुत से बच्चे गुड इवनिंग भी बोल रहे हैं, नमस्ते बोल रहे हैं। तो मैं उन सभी व्यूअर्स को, सभी स्टूडेंट्स को जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जो क्लास में प्रेजेंट हैं, उनको गुड इवनिंग, नमस्ते बोलता हूँ। साथ ही स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चलिए, देखिए, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जब हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा था, तो एक क्वेश्चन वहाँ पर आपके सामने आया था और ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने सही नहीं किया। वहाँ पर आप लोगों से यह प्रश्न पूछा गया था कि बताइए, रात में तेज रोशनी वाले कमरे के बाहर स्थित वस्तुएं कांच की खिड़कियों से दिखाई नहीं देती हैं। आपने भी देखा होगा, जब अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, हम घर के अंदर हैं, मान लीजिए इधर ये हमारा घर है ना? ये हमारा घर है और घर के अंदर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये हम घर के अंदर खड़े हुए हैं, ओके। और यहाँ पर खिड़की लगी हुई है, एक ये वाली खिड़की लगी हुई है
और हम खिड़की के बाहर क्या है, घर के अंदर हमने एक बल्ब को जला दिया है। ये देखिए हमने बल्ब को जला दिया है, तो घर के अंदर रोशनी हो गई है, बाहर अंधेरा है। तो हम क्या देख पाते हैं, जहाँ पर लाइट नहीं है बाहर, वहाँ पे हमें डार्क दिखाई देता है, अर्थात अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन अंदर, रूम के अंदर क्या है, जहाँ पर बल्ब जल रहा है, वहाँ पर हमें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है ना। तो चलिए, अब जो साफ दिखाई पड़ रहा है वो हमें क्यों दिखाई पड़ रहा है, प्रश्न है हमारे पास। रात में तेज रोशनी वाले कमरे के बाहर स्थित वस्तुएं कांच की खिड़कियों से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन यदि कमरे के अंदर की लाइटें बंद कर दी जाएं तो बाहर की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। बिल्कुल सही है। अगर कमरे में मैंने यहाँ पर बल्ब को जला रखा है तो मुझे अंदर का दिखेगा, बाहर का कम दिखेगा या नहीं दिखेगा। कांच की खिड़की से बात हो रही है। लेकिन यदि हम कमरे के अंदर की लाइट को बंद कर देते हैं और बाहर अगर थोड़ी या हल्की फुल्की लाइट भी है तो हमें बाहर का दिखाई देने लगता है, फिर हमें अंदर का नहीं दिखाई देता। इसका क्या कारण है, क्या आप समझ के बता सकते हैं? चलिए, इसका जवाब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। जल्दी से आप भी अपना जवाब यहाँ पर दे सकते हैं कि यदि हम कमरे के अंदर प्रकाश चालू करते हैं तो प्रतिबिंब खिड़की के बाहर बनेगा और बाहर से अंदर के व्यक्ति देख सकेगा। बताइए जल्दी से, आपके हिसाब से इसका प्रश्न का जवाब क्या होगा? दूसरा जवाब है, यदि हम कमरे में अंदर प्रकाश बंद कर दें, लाइट को बंद कर दें, तो बाहर से प्रकाश का प्रतिबिंब गिरेगा और हम अंदर देख सकेंगे। क्या ये सही है? तीसरा हमारे पास है, क्या हम कमरे के अंदर प्रकाश चालू करते हैं तो प्रतिबिंब खिड़की के बाहर नहीं बनेगा और बाहर से व्यक्ति अंदर देख सकेगा। और लास्ट ऑप्शन है, यदि हम कमरे में अंदर प्रकाश चालू कर दें तो बाहर से प्रकाश का प्रतिबिंब गिरेगा और हम अंदर से देख पाएंगे। तो आपके हिसाब से इसका जवाब क्या है? आप बता सकते हैं सोच करके क्या है। चलिए हम इसका जवाब देखते हैं और देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। इसका सही जवाब जो हमारा पहला और दूसरा जो ऑप्शन है, ये देखिए, पहले हम इसको ज़रा थोड़ा सा इलोबरेट कर लें कि इसका इलोबरेट करके कि क्या है। रात में तेज रोशनी वाले कमरे के बाहर स्थित वस्तुएं कांच की खिड़कियों से दिखाई नहीं देती। अभी देखिए, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर, ये वाला जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, अंदर की लाइट जली हुई है, बाहर अंधेरा है, तो हमें अंदर अंदर का दिखाई पड़ रहा है, बाहर का दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन दूसरे चित्र के अंदर देखिए, बाहर लाइट जली हुई है, कमरे के अंदर लाइट बंद है। अभी आएगा देखना, यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा जो चित्र है उसके अंदर बाहर की जो लाइट है वो जली हुई होती है, तो हमें अंदर जो है वहां पर क्या होता है, दिखाई अंदर का दिखाई नहीं देता है, पर हमें वहां पे बाहर का साफ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसका क्या कारण है। देखिए, जैसे ही हम वहां पर ये देखिए, इस कमरे में बाहर की लाइटें जली हुई हैं, अंदर की लाइट बंद है, तो हमें बाहर का दिखाई पड़ रहा है, अंदर का नहीं दिखाई पड़ रहा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है। चलिए जान लेते हैं इसमें क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर क्या है, अभी जैसे मैं बता रहा था आपको कि एक कमरा है और कमरे के अंदर लाइट है, तो हमें कोई भी वस्तु कब दिखाई देती है, हमें कोई भी वस्तु तब दिखाई देती है जब उसके अंदर प्रकाश हो। अगर मैं प्रकाश बंद कर देता हूँ, देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा हूँ, यदि मैं लाइट बंद कर देता हूँ, ये देखिए मैंने लाइट बंद कर दी है, तो यहाँ पर जो मेरा चेहरा है वो धुंधला हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं लाइट को ऑन करता हूँ तो वहाँ पर जो मेरा चेहरा है वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप जो है वहाँ पर तभी स्पष्ट देख पाते हैं जब आपके कमरे के अंदर वहाँ पर लाइट होती है। अगर आपके पास वहाँ पर लाइट नहीं है तो आप वहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, है ना। कारण क्या है कि जो लाइट है जब किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद में उसे परावर्तित होकर के हमारे पास आती है, अर्थात हमारी आईज में आती है, आंखों में आती है, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आती है और फिर हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यदि हम बाहर खड़े हैं अंधेरे में
यदि हम बाहर अंधेरे में खड़े हैं तो वहां पर क्योंकि प्रकाश नहीं है तो वहां प्रकाश वस्तुओं से टकराकर परावर्तित नहीं होगा, परंतु जो कमरे के अंदर प्रकाश है उससे उस वस्तु से उसके अंदर कमरे के अंदर जो वस्तु है उससे प्रकाश टकराएगा, टकरा करके बाहर अंधेरे में हमारे पास आ जाएगा। और जब वो हमारे पास आ जाएगा तो हमें वहां पर बाहर जो है बाहर से उस कमरे के अंदर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, है ना। परंतु यदि कमरे के अंदर अंधेरा है और बाहर हमारे पास वहां पर कमरे के अंदर अंधेरा है और बाहर हमारे पास प्रकाश है, तो कमरे के अंदर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई पड़ेंगी। उसका कारण है कि कमरे के अंदर जो है प्रकाश नहीं है, जबकि बाहर हल्का हल्का प्रकाश है, तो बस उनसे प्रकाश टकरा करके और हमारी आंखों तक आएगा, फिर हमें वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? वह सही जवाब जो होगा वह होगा हमारे पास ये जो आपकी स्क्रीन पे है। यदि हम कमरे के अंदर प्रकाश चालू करते हैं, प्रकाश रखते हैं, बल्ब को जलाते हैं, तो प्रतिबिंब खिड़की के बाहर बनता है और बाहर से व्यक्ति देख करके कमरे के अंदर देख पाएगा, क्योंकि व्यक्ति जो है वो बाहर खड़ा है और व्यक्ति बाहर खड़ा है तो बाहर से उसको वो अच्छे से दिखाई पड़ेगा, है ना। परंतु यदि हम दूसरा इसका ऑप्शन देखते हैं, वो भी सही है। यदि हम कमरे में अंदर प्रकाश बंद कर दें तो बाहर से प्रकाश का प्रतिबिंब गिरेगा और हम अंदर से देख सकेंगे। वही बात वो है जो अभी आपको बताएगी कि यदि हम अंदर खड़े हैं कमरे के और बाहर प्रकाश है, तो बाहर का जो प्रकाश है वो वस्तुओं से टकरा करके हमारी आईज के अंदर आएगा और हमें वहां पर जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देंगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो आपके सामने है। यदि हम कमरे के अंदर प्रकाश चालू करते हैं तो प्रतिबिंब खिड़की के बाहर बनेगा और जो व्यक्ति को दिखाई देगा बाहर का, यदि बाहर से दिखाई देगा, है ना। चलिए, एक प्रश्न आपके लिए आगे और है। ये प्रश्न तो बहुत आसान है। चलिए आप देखिए इसका और जल्दी से जवाब बताइएगा। जल्दी से देखते हैं कौन जवाब देता है। बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। नरेश राजपूत है ना, और राहुल खटाना है। जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिए। प्रश्न है, कोण ABCD में से कौन सा कोण परावर्तन कोण है? आपको परावर्तन कोण बताना है, इनमें से कौन सा है। यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है इसके अंदर 4 प्रश्न हैं। इसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 कोण दिए हुए हैं। पहला जो कोण दिया हुआ है ये देखिए, यहाँ पर ए कोण जो है वो दिया गया है। दूसरा जो है आपके पास जो है वो बी कोण दिया गया है। तीसरा जो है आपके पास यहाँ पर जो है वो सी कोण दिया गया है और ये वाला सी कोण दिया गया है। और चौथा जो है आपके पास यहाँ पर डी कोण दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि आपका जो जवाब है वो कौन सा है। क्या पूछा गया है? परावर्तन कोण पूछा गया है। जल्दी से बताइए परावर्तन कोण। बिल्कुल सही। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं और एक मैथ्स वाला है सुरेश सर, जवाब दे रहे हैं सी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। हमारे सुरेश सर हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चिंटू स्वामी हैं, वो भी कह रहे हैं यस। अक्षय शर्मा ने जवाब दिया है सी। आकांक्षा ने जवाब दिया है सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेकिन कुछ बच्चों का यहाँ पर जो जवाब है वो गलत आ रहा है। कैसे गलत आ रहा है? क्या नहीं देख पा रहे हैं वो? देखिए, अभी भी आप जो बच्चे हैं इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र के अंदर है क्या? इस चित्र के अंदर बिल्कुल इजी सा है। क्या चीज़ है इस चित्र के अंदर? यहाँ पर आपको जो प्रकाश की एक किरण है वो आ रही है और आकर के उस तल से टकरा रही है ना। तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आ रही है और तल से टकरा रही है, तो वो टकरा करके वापस आ रही है, इसका मतलब परावर्तन हो रहा है। अब परावर्तन हो रहा है तो परावर्तन में एक आपतन कोण होता है और एक परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण कौन सा होता है? आपतन कोण कौन सा होता है? जिधर से प्रकाश की किरण आ रही है, देखिए ये यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ये देखिए तीर का निशान देखिए आप यहाँ पर, तो ये यहाँ पे इधर से आ रही है प्रकाश की किरण। ये इसकी जो दिशा है प्रकाश की किरण की वो ये है, इधर से आ रही है ना। तो जो किरण किसी स्रोत से आती है और किसी तल से टकराती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण के साथ अभिलंब जो कोण बनाता है ना, आपतित किरण ये हो गई और अभिलंब ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो ये कोण बन रहा है जिसको हम बी का नाम दे रहे हैं, ये हो गया है आपतन कोण। ये है आपतन कोण, याद रखिएगा,
आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं जिसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस अर्थात आपतन कोण। और जबकि जो दूसरा है हमारे तरफ, जो इस साइड में है, देखिए ये वाला जो लेफ्ट साइड में है, ये वो प्रकाश की किरण है जो तल से टकरा करके फिर बाद में बनी है, और वो प्रकाश की किरण जो तल से टकरा करके प्रोड्यूस होती है, बनती है, उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, ये देखिए इस अभिलंब के साथ यहाँ पर इसने कोण बनाया है, तो ये जो कोण बनाया है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, आर बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है परावर्तन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पूछा गया था कि बताइए इनमें से कौन सा परावर्तन कोण है अर्थात एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आपको जवाब पता चल गया होगा कौन सा जवाब सही है, सी वाला जवाब सही है। चलिए, तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। हो सकता है आपके मन में डाउट हो, और वो डाउट भी पता है किस चीज़ का है, कि कुछ बच्चों ने इस चित्र को ध्यान से नहीं देखा होगा। क्यों, क्या ध्यान से नहीं देखा होगा? कि इसके अंदर जो एरो लगे हुए हैं, आप एरो पर विशेष रूप से फोकस कीजिएगा नेक्स्ट टाइम से। क्यों? क्योंकि जो एरो लगे हुए हैं वो आपको प्रकाश की जो रेखा है या प्रकाश है उसकी चाल को दिखाता है कि वो किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है ना। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि प्रकाश की चाल किधर से आ रही है और प्रकाश किधर जा रहा है, प्रकाश की किरण किधर से आई किधर गई, हम ये नहीं बता सकते कि आपतित किरण कौन सी है और परावर्तित किरण कौन सी है। तो आप ये देखिएगा कि आपकी आपतित किरण कौन सी है और परावर्तित किरण कौन सी है। चलिए, हम अगले इसका जवाब तो आपको मिल ही गया होगा, है ना। चलिए, अब हम इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और ये भी देख लेते हैं हमारे पास कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है, ये अभी आपने देखा कि किस प्रकार से वहां पर है। हम्म, एक मिनट, थोड़ा सा ग्लिच आ गया है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मिनट रुकिएगा आप। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण आपको पता चल गया होगा कि आपतित किरण क्या होती है और परावर्तित किरण क्या होती है ना। इसके साथ अभिलंब भी होता है। अभिलंब क्या होता है वो भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जो कोई भी वस्तु होती है उसका जो तल होता है, किसी भी वस्तु का जो तल होता है, उस तल के ऊपर एक बिंदु के ऊपर, जिसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, उस आपतन बिंदु के ऊपर यदि हम उस तल के साथ 90 डिग्री का कोण बना करके एक रेखा को खींचते हैं जो 90 डिग्री के कोण पे है, तो वह क्या कहलाता है? 90 डिग्री के कोण पे कह दें या उसको लंब कह दें हम। तो किसी भी वस्तु के तल पर, किसी एक बिंदु पर, किसी भी वस्तु के तल पर किसी एक बिंदु पर जो आपतन बिंदु कहलाता है, उस बिंदु पर यदि हम लंब ड्रा करते हैं, लंब खींचते हैं, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है वह कहलाता है अभिलंब, है ना। तो अभिलंब क्या है ये आपको पता चल गया होगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, पर शायद नेटवर्क का इश्यू है तो चल नहीं पा रहा है। एक सेकेंड, आप अगर ऑपरेट करेंगे, होल्ड करेंगे तो एक मिनट। एक मिनट, चलिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आपको जुड़े रहना है, आपको क्लास लेफ्ट नहीं करनी है। टेक्निकल ग्लिच है यहाँ पर कि शायद नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। आप मुझे कंफर्म कराइए, बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, मुझे कंफर्म कराइए क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जल्दी से कंफर्म कराइए। जल्दी से कंफर्म कराइए, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है?
जल्दी से कंफर्म कराइए। कर रहे थे यहाँ पे कि कौन सा इसका जवाब है, कौन सा प्रश्न सही है। चलिए हम बात कर लेते हैं अब। यहाँ पर देखिए आपके सामने देखिए यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है। एनिमेटेड चित्र के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इधर से टॉर्च से एक लाइट डाली जा रही है, वो एक तल से टकराएगी। तो जो आ रही है लाइट टॉर्च से निकल के, वो आपतित किरण है। और ये जो आपतित किरण है, यहाँ पर इस तल के साथ जिस बिंदु पे टकरा रही है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। इस आपतन बिंदु पे जो 90 डिग्री का कोण हम बनाते हैं, लंब डालते हैं, वो अभिलंब होता है। और इस लंब के दूसरी साइड अगर हम देख रहे हैं तो वही किरण टकराने के बाद प्रोड्यूस हो रही है एक और किरण, ये वाली। ये जो किरण है, ये कौन सी किरण होती है? ये परावर्तित किरण होती है। रिफ्लेक्टेड लाइट जिसको हम बोलते हैं वो होती है। तो ये जो नॉर्मल के साथ, ये जो लंब के साथ कोण बनाती है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, अर्थात परावर्तन कोण होता है। तो इसका सी जवाब सही था। इसके बाद हम आइए इस पे इसके इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझ लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से 0 से जा रहा है और 45 तक। तो 45 डिग्री का वहां पर एक कोण बना रहा है, और ये जो कोण हो गया, ये कौन सा हो गया? आपतन कोण हो गया। तो मुझे जल्दी से बताइए कि जो इसका परावर्तन कोण है वो कितने डिग्री का होगा? जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स के अंदर अपना आंसर लिखिए। यदि आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से जवाब चाहिए। यस, जल्दी से बताइए। प्रिया जाटो कह रहे हैं 15 डिग्री, ये तो गलत जवाब है। उदय शर्मा कह रहे हैं 45 डिग्री, बिल्कुल सही। उदय का जवाब बिल्कुल सही है। यदि 45 डिग्री पे अगर वो स्ट्राइक कर रहा है तो 45 ही वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। अर्थात अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री होगा। चलो हम इस कोण को जरा चेंज करके देख लेते हैं, और इस कोण को हम यहाँ पर चेंज करके देखते हैं। इसको हम कर देते हैं 30, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 31.4। तो चलिए मुझे बताइए 30.6 कर दिया है। तो अब मुझे बताइए कि इसमें परावर्तन कोण जो है मुझे 30.6 दिखाई पड़ रहा है, तो अपवर्तन कोण कितने डिग्री का है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितने डिग्री का है। यस, कौन बताएगा सबसे पहले? जल्दी। अगर परावर्तन कोण 30.6 डिग्री का है, प्रोटेक्टर पे जो दिखाई दे रहा है देख सकते हैं आप, तो आपतन कोण कितने डिग्री का है? जल्दी बताइए। यस, 30.6। यस, मुन्ना कुमार सिंह कह रहे हैं 30.6, और प्रेमा जहांगीर भी कह रहे हैं 30.6। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो हम इससे बाहर आते हैं, और आशा है कि आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण का पता चल गया होगा। जो किरण आपके पास वहां पर आपतित हो रही है, जो किरण आपके पास वहां पर किसी तल सोर्स से आकर के किसी तल पे टकरा रही है, वो आपकी आपतित किरण होती है। और जो तल से टकरा करके जा रही होती है ऊपर की साइड में, है ना, उसका हेड किधर होगा? ऊपर की साइड में होगा। तो वो आपकी परावर्तित किरण होती है। आपतित किरण आपकी हमेशा क्या बनाती है? आपतन कोण बनाती है। और जो परावर्तित किरण होती है वो आपकी क्या बनाती है? वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अर्थात परावर्तन कोण बनाती है। तो ये आप वहाँ पर ध्यान रखिएगा। शायद नेटवर्क का इशू है फिर से। आप कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए।
आप वेट कीजिए, थोड़ा सा इशू आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लास में। जस्ट वेट। जस्ट वेट कीजिए। वेट कीजिए। जी मैम। मैम विंडोज स्टक हो गई, काम ही नहीं कर रही है। तो जी। ओके। वो तो हो ही जाएगी मैम, क्योंकि उसमें चल ही नहीं रहा कुछ भी। मैं कट कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा है कुछ भी। नहीं हो पा रहा, वही प्रॉब्लम आ रही है। हम्म, जी। तो वो तो हो जाएगा, बट ये विंडो ही काम नहीं करे, कुछ भी नहीं खुल रहा है इसमें, ना तो व्हाट्सएप खुल रहा है, ना कुछ खुल रहा है। मैं इसको एक बार फिर से लाइव करके जाके देखूँगा, फिर से इसको बंद करके स्टार्ट कर दूँ।
मैम वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है एक्चुअली। मैं माउस ही जो है ना वहाँ पे कहीं पे ले जा रहा हूँ तो वो हो ही नहीं पा रहा है। हाँ वही कर रहा हूँ मैम अभी। लाइट चलता रहेगा, ओबीएस बंद हो जाएगा तब भी। यस मैम, ट्राई कर रहा हूँ दोबारा से। अनरिस्पॉन्सिव दिखाता है। ऑल्ट कंट्रोल डेल कर लिया तो भी नहीं ले रहा। ओके ओके। यस। हेलो स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट, वेलकम अगेन। टेक्निकल इशू था, इस वजह से आप लोगों के साथ थोड़ी देर के लिए कनेक्शन टूट गया था। अभी आशा है कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। चलिए जल्दी से हम एक बार फिर से अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और चलते हैं, जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ इतनी देर तक बने रहे, इन सभी 100 स्टूडेंट्स का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये बच्चे इतनी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पेशेंस बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है ये। तो चलो, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बारे में आप सभी को पता चल गया था। इससे आगे बढ़ते हैं अब हम, और अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पारभाषी वस्तुएं जो हैं वो क्या होती हैं, और आपके सामने जो चित्र दिया हुआ है इनमें से पारभाषी वस्तुएं कौन कौन सी हैं। जल्दी से आप सोच के बताइए कि इनमें से पारभाषी वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, आपको चित्र यहाँ पे नंबर 1 दिखाया गया है, चित्र 2 दिखाया गया है, एक फ्लावर है जिसमें, चित्र 3 में एक बल्ब है जो कलर्ड बल्ब है, कलर्ड बल्ब याद रखिएगा, रंगीन बल्ब है। और नंबर 4 में एक मास्क दिखाया हुआ है। 5 में यहाँ पर हाउस के जो ग्लाउज होते हैं प्लास्टिक के या पॉलीथीन के, वो दिखाए गए हैं। और नंबर 6 पे आपको शूज दिखाए गए हैं। आपको क्या करना है
आपको पारभासी वस्तुएं छांटनी है। पारभासी, ट्रांसलूसेंट कहते हैं जिन्हें, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट कौन सी वस्तुएं होती हैं, जरा सोचिएगा। ट्रांसलूसेंट बताइए इनमें से जल्दी, मुझे आपके आंसर का इंतजार है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए कि इनमें से जो पारभासी वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं। यस, यस, इंतजार है मुझे कि आप पारभासी वस्तुएं बताएंगे कि कौन कौन सी है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। यस, इंतजार है आपकी जवाब का कि पारभासी वस्तुएं कौन कौन सी हैं। जल्दी से बताइएगा। यस, ओनली वन लिख रहे हैं पवन, ओनली वन लिख रहे हैं रिंकू, 1 3 लिख रहे हैं भावना, 1 और 3, 1 और 3 बिल्कुल सही है। इनमें एक की कमी रह गई है अभी, जल्दी बताइए। इनमें से 3 है, मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूँ, 2 या 3 है इनमें से, जल्दी से बताइएगा। चलिए, चलिए, हाँ, 3 जवाब दे रहे हैं, 1 3 और 5, 1 3 और 5 ये जवाब दिया है यहाँ पर, 1 3 और 5। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास जवाब है 1 3 और 5, ये बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 1 3 और 5 सही जवाब क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम्म, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एक है उसमें से कुछ प्रकाश आ रहा है और कुछ प्रकाश रुका हुआ है। चित्र नंबर 1 में देखिए आप ध्यान से, तो आप देख पा रहे हैं कि उसमें से कुछ प्रकाश आ रहा है और कुछ जा रहा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब किसी भी वस्तु के अंदर से प्रकाश की कुछ मात्रा निकल जाए और कुछ रुक जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पारभासी। अर्थात पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं, पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें से प्रकाश की कुछ मात्रा रुक जाती है और कुछ मात्रा उसमें से गुजर जाती है, उसे हम पारभासी अर्थात ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन दिखाया गया है, तीसरे ऑप्शन में क्या दिखाया गया है हमारे पास, तीसरे ऑप्शन में देखो एक बल्ब दिखाया गया है। ये जो बल्ब है ये कलर्ड बल्ब है, कलर्ड बल्ब, रंगीन बल्ब। अब रंगीन बल्ब में से क्या होगा, प्रकाश की कुछ मात्रा जो है वो निकल जाएगी और बाकी जो मात्रा है प्रकाश की वो रुक जाती है। तो ये तीसरा भी ऑप्शन सही है। मास्क दिखाया हुआ है, मास्क के अंदर से प्रकाश नहीं गुजरता है, वो अपारदर्शी वस्तु है। पांचवे पे हम आते हैं ग्लाउज, जो पॉलीथीन के या प्लास्टिक के बने हुए हैं, उसके अंदर से भी कुछ प्रकाश की मात्रा गुजर जाती है, कुछ रुक जाती है। तो सीधा सा अर्थ यह हुआ कि पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें से प्रकाश की कुछ मात्रा रुक जाती है और कुछ मात्रा गुजर जाती है, उसे हम पारभासी वस्तु कहते हैं। तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा ये सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और जल्दी से हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि जो हमारे पास अगला प्रश्न है, चलिए अगली स्लाइड पे हम चलते हैं वहां पर और जानने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, ये हमारे पास अगला प्रश्न है और इस प्रश्न में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक संचार उपग्रह। संचार उपग्रह क्या होते हैं, हमारी पृथ्वी पर संदेश, चाहे वो मोबाइल के संदेश हैं चाहे और सिग्नल्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जिन उपग्रहों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम संचार उपग्रह कहते हैं। तो एक संचार उपग्रह है, पृथ्वी पर संकेतों की एक समांतर किरण भेजता है, समानांतर, है ना, समानांतर किरण भेजता है। तो वहां पर जो समानांतर किरण जा रही है, उन समानांतर किरणों उन समानांतर किरणों से टकरा करके वो जो सिग्नल है, उस समानांतर किरणों से टकरा कर जो सिग्नल है वो आकर के पृथ्वी के किसी भी एक स्थान पर पहुंचते हैं। तो हमें यह बताना है कि जो वो जिनसे वो टकराई है, जो सिग्नल्स हैं वो जिस डिश से टकराती हैं उस डिश का आकार कैसा होता है। चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस में जो हमारे पास यहाँ पर हैं, पहला है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं।
तो आप जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा जवाब सही है। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा जवाब सही है, जल्दी बताइएगा। ए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, बी अवतल का, या उत्तल, कौन सा सरफेस वहां पर होगा उन प्रकाश की किरणों को जो समानांतर आ रही है या जो सिग्नल हमारे पास समानांतर आ रहे हैं उनको एक जगह रखने के लिए, वो कौन सा सरफेस होगा। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, पहचानिए जल्दी से और जवाब दीजिए। यस, बहुत सारे जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। अलका जवाब दे रही हैं, सलोनी जवाब दे रही हैं, भोला राम जवाब दे रहे हैं। सभी का जवाब सही है, अवतल, बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण जैसे होता है, बीच में से वो अंदर की तरफ दसा हुआ होता है और किनारों से बाहर की तरफ होता है, मीन्स कर्व्ड होता है। तो कुछ यहाँ पर उसी प्रकार का हमारे पास ये जो दर्पण है ये दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, अवतल दर्पण। चलिए अगले पे हम आते हैं।
क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? यस और नो बताइए। सर जल्दी, हाँ आ रहा था, नो साउंड नो साउंड। चलिए अब बताइए, क्या अभी मेरी आवाज़ आप लोगों के पास आ रही है? जल्दी बताइए। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज़ आ रही है? जल्दी बताइए, यस या नो। यस, जल्दी प्लीज़ कंफर्म कराइए, क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज़ आ रही है? जल्दी से कंफर्म कराइए। यस, आवाज़ आ रही है तो यस ये यस। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए, यहाँ पर आप लोगों के पास मेरी आवाज़ ज़रूर आ रही होगी। चलिए, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा था। तो मेरे पास ना यहाँ पे आप लोगों ने दर्पण के बारे में बहुत पढ़ा है। दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो क्लास क्योंकि ख़त्म होने को है और उससे पहले मैं आप लोगों को दर्पण दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये मेरे पास एक दर्पण है जिसको हम समतल दर्पण कहते हैं। ये आपके स्कूल के अंदर जो लैब होती है उसके अंदर ये आपको ज़रूर मिल जाएगा। और इस दर्पण की आपसे पूछा जाए कि दर्पण क्या होता है, तो आप बताएंगे दर्पण वह वस्तु है जिसका एक तल जो है वो प्रकाश को परावर्तित करता है और जो दूसरा तल है वो पेंट किया होता है या पॉलिश किया होता है। ठीक है। और अब हमारे पास जो दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं? हमारे पास दर्पण दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होते गोलीय दर्पण और एक होते समतल दर्पण। तो ये जो मेरे मेरे पास जो आप लोगों के लिए है, ये जो मेरे पास आप लोगों के लिए है, ये क्या है? यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण की क्या पहचान है कि जो तल यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन कर रहा है, जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर रहा है, वह बिल्कुल प्लेन होता है। आप इसको टच करके देखेंगे, छू कर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये वास्तव में क्या है? प्लेन है। तो कोई भी वस्तु जिसका एक जो तल है जो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, वो वाला तल यदि समतल है, प्लेन है, तो हम कह देते हैं समतल दर्पण है ना। और दूसरा तल क्या होता है? पॉलिश किया होता है। ये आप देख पा रहे होंगे पॉलिश किया हुआ होता है ना। तो अब आप बिल्कुल बता पाएंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण वह है जिसका एक तल पॉलिश किया होता है और जो दूसरा तल है वो जो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है वह प्लेन होता है, अर्थात समतल होता है। ठीक है, ये हमारे पास था समतल दर्पण। आप अपनी लैब के अंदर जा कर के इसको ज़रूर सर से मैडम से मांग करके और छू के देखिएगा, आपको बिल्कुल प्लेन नज़र आएगा। चलिए, इसके बाद मेरे पास एक और दर्पण है और वो दर्पण जो है ये देख पा रहे होंगे आप, ये दर्पण है एक। इस दर्पण की क्या पहचान है और ये कौन सा दर्पण है? अगर आप देख पा रहे हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए इस दर्पण की क्या पहचान है। ये देखिए, ऐसे देखिए इसको। इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा क्या ये बिल्कुल प्लेन है या ये कहीं से बाहर की तरफ निकला हुआ है। गोलीय दर्पण है। याद रखिए, इसको गोलीय दर्पण हम इसलिए नहीं कहते हैं कि ये गोल आकार का है, इसलिए इसको गोलीय दर्पण नहीं कहा जाता है। तो फिर गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं इसको?
इसलिए गोलीय दर्पण कहते हैं, क्योंकि इस दर्पण को जिस ग्लास से काटा गया है, जिस वस्तु से काटा गया है, वह खोखला गोला था। और खोखले गोले, कैसा खोखला गोला था, इस टाइप से हम इसको पूरा करेंगे तो ऐसे करके एक गोला बन जाएगा, है ना। तो इस गोले से इसको काट दिया गया है और गोली का है, और जो अंदर की तरफ है वो पॉलिश किया गया है। जल्दी से अपना जवाब लिखिए, जल्दी से अपना जवाब लिखिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से लिखिए, यस यस, अपना जवाब बताइए जल्दी से कि क्या है इसका जवाब। यस, जल्दी से अपना जवाब बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसका जो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसका ये वाला जो तल है जो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये वाला जो तल है अंदर की तरफ है, जिसपे सरफेस पे पॉलिश किया गया है। ये ऐसा दर्पण जो आप देखते हो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, सबके अंदर पीछे से जो व्हीकल्स आते हैं उनको देखने के लिए करते हैं कि पीछे से कौन आ रहा है। इस तरीके से इनको साइड में लगाया होता है, जिसको हम बोलते हैं रियर व्यू मिरर। इस तरीके से लगाया होगा साइड में। तो रियर व्यू मिरर कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। हाँ, मैं आपके इंतजार कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन का, आपके जवाब का। जल्दी से बताइएगा कि आपका जवाब क्या है। यस, कॉन्वेक्स लिखा है, कॉन्वेक्स लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल। गोलीय दर्पण तो है, लेकिन गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। तो मुझे जल्दी बताइए कि गोलीय दर्पण में कौन सा। उदय शर्मा ने बोला है कॉन्वेक्स मिरर, अर्थात उत्तल दर्पण। बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण है ये। और कुमार साहब ने भी लिखा है उत्तल दर्पण, बिल्कुल सही है। गीतिका वर्मा ने भी लिखा है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने पहचान भी लिया होगा, आपको इसका उपयोग भी पता चल गया होगा। जितने भी गाड़ियां आप देखते हैं उनके साइड में, ड्राइवर के साइड में रियर व्यू मिरर लगा होता है, पीछे देखने के लिए, पीछे से जो साधन आ रहे हैं उनको देखने के लिए, तो वो यही मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण की क्या पहचान है कि देखिए, आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो हमारे पास एक फोटो रखी हुई है दूर, उसका पूरे का फोटो को चित्र बन के दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है, देखिए जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये आपको पूरा इसमें दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से, तो छोटे से दर्पण में पूरा का पूरा इमेज बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर वस्तु आप देख पा रहे होंगे, छोटे से दर्पण में इतनी बड़ी स्क्रीन पूरी आ रही है। ये देखो, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे करूं तो पूरा का पूरा जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हैं आप, है ना। तो कहने का मतलब इसलिए भी हम इसका उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब है, वस्तु तो बहुत बड़ी होती है, उसका जो प्रतिबिंब है उसमें छोटा बनता है, हमने पढ़ा भी है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, इसलिए हम इसको साइड में लगा लेंगे तो पीछे इतने बड़े बड़े ट्रक और बस और इतने साधन आते हैं बहुत सारे, हम उन सबको एक छोटे से दर्पण में देख पाते हैं। कौन सा दर्पण होता है, कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। चलिए, तो आपको प्लेन मिरर के बारे में पता चल गया है, आपको कॉन्वेक्स मिरर जो जिसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं उसके बारे में पता चल गया है। एक दर्पण मेरे पास बचता है, वो भी गोलीय दर्पण में आता है। तो दर्पण हमारे पास कितने प्रकार के हो गए थे, दो प्रकार के। एक हमारे पास समतल दर्पण हो गया था और दूसरा हमारे पास गोलीय दर्पण हो गया था। फिर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के थे, गोलीय दर्पण हमारे पास दो प्रकार के थे, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण भी देख लेते हैं कैसा होता है। ये मेरे पास अवतल दर्पण है, देखिए अवतल दर्पण में आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला जो तल है देखिए अंदर की तरफ है, बिल्कुल अंदर की तरफ दसा हुआ है। अगर मैं इसको छू के देख रहा हूँ तो मेरी उंगली यहाँ पे नीचे की तरफ जा रही है, मीन्स बीच में अंदर की तरफ दसती है। लेकिन जब मैं इसके उल्टे साइड में देखता हूं तो इसका ये वाला तल जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये आप देख सकते हैं बाहर की तरफ निकला हुआ है। दोनों की तल में, वो पहले वाले मिरर और इस वाले मिरर के तल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, देख पा रहे होंगे आप। इसका जो तल है ऊपर की तरफ है, इसका जो तल है अंदर की तरफ दसा हुआ है। अगर हम इनके दोनों से बनने वाले प्रतिबिंब की बात करते हैं कि दोनों से प्रतिबिंब कैसा मिलता है, तो आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि जो उत्तल दर्पण है उससे जो वस्तु है उसका पूरा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए इसमें ये वाला, देखिए मेरा ये वाला जो हाथ है, इसके अंदर आपको पूरा कंप्यूटर उस पर इमेज दिखाई दे रही है। लेकिन जो दूसरा है मेरे पास, उसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो बहुत छोटा सा, देखो कि बड़ा प्रतिबिंब बना के दे रहा है ये। अगर मैं इसको दूर करता जाऊंगा तो ये छोटा प्रतिबिंब बनाता चला जाएगा, पर जितना नज़दीक लाऊंगा तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये मेरे पास जिसका जो रिफ्लेक्शन करने वाला तल अंदर की तरफ है, अर्थात परावर्तन करने वाला तल अंदर की तरफ है और पॉलिश किया हुआ तल बाहर की तरफ है, तो वह कौन सा दर्पण होता है, गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण होता है, जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए, गोलीय दर्पण का वह कौन सा दर्पण होगा गोलीय दर्पण में जिसमें जो परावर्तक सतह है वो अंदर की तरफ है और जो पॉलिश किया हुआ पेंट किया हुआ सरफेस है वो बाहर की तरफ है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। अवतल है, उत्तल है या समतल है? जल्दी से जवाब दीजिए, आपके जवाब का मुझे इंतजार है, जल्दी से। यस, कॉनकेव मिरर, बिल्कुल सही जवाब दिया है, कॉनकेव मिरर। उदय शर्मा ने, बिल्कुल उदय शर्मा ने आज 3-4 जवाब दिए हैं, बिल्कुल सारे के सारे सही दिए हैं। मिस उदय ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर संगम जो है वो भी उत्तल दर्पण बोल रहे हैं और अवतल दर्पण मोहित जो है वो अवतल दर्पण बोल रहे हैं। कुछ बच्चे अभी भी अवतल बोल रहे हैं और कुछ बच्चे उत्तल बोल रहे हैं। बाकी ज़्यादातर बच्चों का सही जवाब है। ओम प्रकाश का जवाब भी कॉनकेव है अर्थात अवतल है। अवतल दर्पण की क्या पहचान हो गई? अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अर्थात तल अंदर की तरफ हो और जो बाहर की तरफ जो करता है वो बाहर की तरफ है, जो पॉलिश किया हुआ सरफेस होता है। अच्छा, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? छोटा बनता है कि बड़ा बनता है? बता सकते हो? जल्दी बताइए। यदि मैं वस्तु को दर्पण के पास रखता हूँ, ये रखा मैंने पास, देखो मेरी उंगली है, मैंने इसके पास रखा, तो आपको इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होगा। देखो छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है? अगर मैं इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे अपनी उंगली को रख रहा हूँ इससे दूर, तो मुझे पता चल रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनना है, पर मैं इसके पास ले आता हूँ तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, देख पा रहे होंगे आप। जल्दी बताइए। बिग, बिल्कुल सही। उदय ने फिर से सही जवाब दिया है, बड़ा। तो यदि मैं पास रखता हूँ तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अगर मैं किसी वस्तु को इससे बहुत दूर रखूँगा तो वो छोटा होता चला जाएगा। अनंत पे रख दूंगा ना किसी वस्तु को, यहाँ से अगर मैं सन को देखूँ इससे, सूर्य को, तो वो मुझे बहुत छोटा बिंदु आकार का दिखाई देगा। आप करके भी देख लेना। आप एक कागज़ लेना, आप अपने हाथ में कागज़ ले लेना, ये आपने कागज़ लिया और इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आप सूर्य के प्रकाश को इस कागज़ के ऊपर डालेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये देखिए इस कागज़ के ऊपर जब डालेंगे तो वो सूर्य के प्रकाश से जो किरणें आ रही हैं उन सबको एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा और वो जिस बिंदु पर वहाँ पे इकट्ठा होगा ना कागज़ पे, वहीं पे सारा का सारा प्रकाश इकट्ठा होने से ऊष्मा, सूर्य के प्रकाश में ऊष्मा तो होती ही है, तो वहाँ पर ऊष्मा इकट्ठी हो जाएगी और वो कागज़ जलने लगेगा। क्यों जलने लगा? क्या किया इसने? सूर्य की जो किरणें आ रही थी उन सबको यहाँ पे लिया, वो सारी समानांतर आ रही थी, उन सबको लिया और एक बिंदु पे इकट्ठा कर दिया। जब वो एक बिंदु पे इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ पे सारी ऊष्मा इकट्ठी हो जाएगी और वो कागज़ जलने लगेगा। तो कागज़ को जलाना है तो कौन सा दर्पण यूज़ करेंगे? अवतल दर्पण यूज़ करेंगे, है ना। अच्छा चलिए, अब आपके सामने एक प्रश्न है मेरे पास कि अवतल दर्पण का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ देखते हैं? जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ पर देखते हैं? जल्दी से। 59 स्टूडेंट्स अभी भी मौजूद हैं। टेक्निकल ग्लिच रहा, उसके लिए मैं फिर से सॉरी बोलूँगा सभी से। अभी लेकिन हम जितनी देर हैं बस और थोड़ी सी देर है, तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि हम अवतल दर्पण का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कहाँ पर करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ पर किया जाता है? जल्दी बताइएगा, जल्दी, आपके जवाब का इंतज़ार है। यस, टाइम आपका आउट हो रहा है, बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ। कुमार साहब ने जवाब दिया है डेंटल क्लिनिक में, डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं। चम्मच इसका उदाहरण है। अच्छा चम्मच, अरे चम्मच तो दोनों प्रकार के मिरर का काम करता है, पता है आपने, आपके प्लायो में भी ये क्वेश्चन था, है ना। अगर हम चम्मच, ये चम्मच है मान लीजिए, इसके पकड़ने का हैंडल है, तो एक चम्मच का सिर अंदर की तरफ धंसा होता है, एक चम्मच का सिर बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। तो जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है अगर मैं उसमें देखता हूँ तो वो मुझे कैसे दिखाई देता है? अवतल दर्पण की तरह दिखाई देता है, उसमें मेरा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, मतलब मेरा चेहरा बड़ा दिखेगा। लेकिन जब मैं इसको चम्मच को उल्टा कर लेता हूँ तो वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है, उत्तल दर्पण की तरह काम करता है, उससे मेरा चेहरा छोटा दिखाई देगा। तो वो दोनों तरीके से काम करता है। अच्छा, पूछ रहे थे कहाँ उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं दांतों को अंदर से देखने के लिए बड़ा करके।
कान के अंदर कुछ चला गया है उसको बड़ा करके देखने के लिए, आँख में कुछ चला गया है बड़ा करके देखने के लिए, है ना। तो आपको यदि किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, टाइम काफ़ी हो चुका है और अभी तक 50 स्टूडेंट्स जो है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं इन 50 बच्चों का विशेष रूप से, इन 50 स्टूडेंट्स का विशेष रूप से थैंक यू बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा और आशा करूँगा कि मैं ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम आज आई है नेक्स्ट टाइम ना आए। मैं अपनी प्रिपरेशन, अपनी कमी जो भी रही है उनको दूर करूँगा। और आप लोगों ने सभी ने ध्यान से सुना।